वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ आर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये थर्मल इंजीनियरिंग का मैराथन क्लास का वीडियो है। ये हमारी मैराथन क्लास की आज पहली क्लास है जिसमें हम लोग पहले के 3 चैप्टर कवर करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमने अपना पहला चैप्टर पूरा कर लिया था, और जो हमारा ये चैप्टर इसमें हम लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस से स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो इसके बाद के 2 और चैप्टर हैं उनको हम कवर करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं आइडियल गैस क्या होती है। तो मैं बता दूं आइडियल गैस क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी आइडियल गैस की दे के रखा है। आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। एक पूर्ण गैस या आदर्श गैस को एक पूर्ण गैस या आदर्श गैस को एक पदार्थ की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका तरल अवस्था से वाष्पीकरण पूरा हो गया हो। एक आदर्श गैस शक्ति से तापमान और दाब की सभी स्थितियों के तहत सभी गैस के नियमों का पालन करती है। इसमें बताया गया है कि आदर्श गैस क्या है। तो इसमें देखते हैं, एक जो हमारी आदर्श गैस होती है क्या होती है, यह एक पूर्ण गैस है। ठीक है, मतलब परफेक्ट गैस को एक आइडियल गैस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो भी हमारी एक परफेक्ट गैस है उसे हम किसके रूप में, आदर्श गैस के रूप में जानते हैं। और जो ये आदर्श गैस, जो हमारी आदर्श गैस होती है, ये क्या करती है, तापमान और दाब की सभी स्थितियों के तहत गैस के नियमों का पालन करती है। जो हमारी आदर्श गैस होती है, इसका मेन पॉइंट हमारी यही है, एक आदर्श गैस तापमान और दाब की सभी स्थितियों के तहत सभी गैस के नियमों का सख्ती से पालन करती है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, कोई भी गैस परिपूर्ण नहीं, कोई भी गैस परिपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ वास्तविक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और एयर को निश्चित तापमान और दाब की सीमा के अंदर आदर्श गैस माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें पूरा टाइप नहीं किया, टाइप किया ये मेरी हैंड रिटेन नोट्स है, तो मैं अपने नोट्स से आपको बता रहा हूँ। आदर्श गैस क्या है, एक बार मैं इसकी और आपको डिफिनेशन बता दूं। आदर्श गैस क्या होती है, हम एक पूर्ण गैस को आदर्श गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, और जो हमारी आदर्श गैस होती है तापमान और दाब की सभी स्थितियों के तहत गैस के नियमों का सख्ती से पालन करती है। कोई भी गैस पूर्ण गैस नहीं है, कोई भी गैस परिपूर्ण गैस नहीं है, लेकिन कुछ वास्तविक गैसें जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हमारी एयर हो गई आदि को निश्चित तापमान और दाब की सीमा के अंदर आदर्श गैस माना जा सकता है। ठीक है, और आदर्श गैस के विभिन्न नियम प्रयोगात्मक परिणामों पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नीचे आदर्श गैस के जो निम्नलिखित गैसों के नियम है, गैसों के नियम देखेंगे हम। इसमें हमारा पहला नियम आएगा बॉयल का नियम आएगा, फिर चार्ल्स का नियम आएगा। जो हमारी ये क्या, इस एक में हमने एक पॉइंट इसमें यहाँ पर नोट किया, आदर्श गैस, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं। ठीक है, इस पे पेंसिल का साइज थोड़ा पहले और रिड्यूस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा जो जो आदर्श गैस होती है, इसमें क्या है, ये सभी गैसों के नियमों का पालन करती है। ठीक है, एक आदर्श गैस, ये यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, और यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा। एक आदर्श गैस सभी नियमों का सख्ती से पालन करती है। ठीक है, जो हमारी आदर्श गैस होगी वो कौन कौन से नियमों का पालन करेगी। जो हमारा पहला नियम आएगा बॉयल का नियम, दूसरा नियम आएगा चार्ल्स का नियम। ठीक है, और जो तीसरा नियम आएगा गैलुसैक का नियम आएगा। फिर इसके बाद हमारा आएगा रेगनाल्ट का नियम, और फिर आएगा लास्ट अवोगाड्रो का नियम। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं ये भी आपको थोड़ा साथ साथ पता चलता हूँ। इसके बाद हमें इसके जो गैस के 5 नियम पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। इसके बाद फिर जनरल इक्वेशन ऑफ, हमें सामान्य गैस का समीकरण पढ़ना है इसमें। फिर इसके बाद हमें क्या, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट के टाइप्स पढ़ेंगे और स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। फिर और इसमें हमारा जो इसके बाद फिर हमारा इसके बीच हम रिलेशन देखेंगे, स्पेसिफिक हीट, जो हमारे दो स्पेसिफिक गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती हैं। इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे। बस हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। इस चैप्टर को मैं जल्द से जल्द खत्म करवा दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा बॉयल्स का नियम क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, जो बॉयल्स का नियम है, ये किस नियम, जो बॉयल्स का नियम है, इसके लिए हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बॉयल के नियम में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये नियम जो होता है बॉयल का, ये हमारा आयतन और प्रेशर, यानी आयतन और दाब में क्या एक रिलेशन देता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं ट्रिक से भी बात बता दूंगा, पहले आपको मैं इसको पूरा, हमें क्योंकि ट्रिक का यूज बहुत कम करना है, थ्योरिकल लिखना है, तो मैं इसे थ्योरी में बताऊंगा और ट्रिक से भी बता दूंगा कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या हमें देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है बॉयल्स के नियम में।
ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पे बॉयल्स का नियम। ये हमारा जो बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स का नियम क्या है, ये आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसका पहला पॉइंट नंबर ये हो गया हमारा, क्या हो गया पहला पॉइंट, जो हमारा ये बॉयल का नियम है, ये आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। जो इस गैस के नियम के अनुसार क्या है, नियत ताप पर, मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। नियत ताप पर गैस का आयतन जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जहाँ हमारा दाब हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। जो हमारा दाब हो जाएगा इसको हम किससे, पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा दाब हो जाएगा इसको हम पी से, दाब को हम कैसे, पी से डिनोट करेंगे। और जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन, आयतन को हम वी से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगी, जिसको यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। एक बार और मैं इसकी आपको डिफिनेशन बता दूं। बॉयल का नियम आदर्श गैस के दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार इसका जो गैस का आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बशर्ते क्या, शर्त इसमें क्या रहती है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। जहां हम दाब को पी से डिनोट करते हैं यानी प्रेशर, और वी को, और आयतन को हम वी से डिनोट करते हैं, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। इसका जो हमारा ये मेन पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अपन लोग को क्या देखना है, मैं इसका मेन पॉइंट देखना है, इसके कहाँ से हमारा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसमें कहाँ से क्या है फार्मूला बना सकते। तो इतना पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये पॉइंट क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें क्या किया है, जो बॉयल के नियम के अनुसार क्या है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां पी गैस का दाब और वी आयतन है। तो इसके बाद जो हमारा फार्मूला यहाँ पे आ गया, जिससे आप देख सकते हैं क्या आ गया, वी समानुपाती पी। ठीक है, यानी क्या, वी, देखो मैं इसको लिख के बता रहा हूँ आपको। जो इसका हमारा फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी प्रोपोर्शनल 1/p। ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर इसमें हम क्या है कि जब ये हमारा ये नियतांक इसको हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा कोई ना कोई। ठीक है, सो यहाँ पर इसको जब हम हटा देंगे अपना व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह जो, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे और इसको इक्वलिटी में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखो इसके बराबर अपन लोग को क्या मिल जाएगा, जब हम इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर c। ठीक है, v बराबर c अपन p, ये हमारा इतना हमको मिल गया। इसके बाद फिर अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको वन अपन, इसको मान के इसका हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। हमारा जहाँ से आ जाएगा फिर वीपी बराबर सी। ठीक है, यानी वीपी को हम पीबी भी कर सकते हैं, वीपी कुछ भी हम बोल सकते हैं। सो हमारा इसका फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, वीपी इक्वल टू सी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से आ गया अपना। सो हम देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या फार्मूला मिला। हमें फार्मूला मिल गया पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या आ गया, पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, सो हमें यहाँ पे मिल चुका क्या, पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा फार्मूला है। इसका ये किसके नियम पर आधारित है, जैसे आपको कोई फार्मूला दे दिएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस नियम का है, तो आप बता देंगे किसका, बॉयल्स का नियम का है। और जब हम न्यूमेरिकल्स में इसका जब यूज करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखो फॉर न्यूमेरिकल्स क्या जाएगा हमारा, न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों थोड़ा। सो इसमें हमारा आ जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्या, कांस्टेंट आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो हम जब भी इसका न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तो हम इसका एक और हमारा, जैसे हमने यहाँ पे देखा अभी क्या आया था हमारा, हमने यहाँ पे देखा हमारा P1 V1 बराबर P2 V2 क्या था बराबर में, हमारा बराबर में क्या था, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, बराबर सी हमने मान लिया। जब हम इसका न्यूमेरिकल्स का यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पी को हम इधर ले आएंगे और वी को इधर ले जाएंगे। ठीक है, हमारा आ जाएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए P1 अपान P2
P1 अपान P2 बराबर V2 अपान V1, V2 अपान V1। ये किसके लिए हमारा बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट C। ओके, तो ये फार्मूला हम किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। सो इसके आगे देखते हैं हम, जो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, जो हमने ये न्यूमेरिकल पार्ट से आप लोग को एग्जाम में इसको तो लिखना ही लिखना है। क्या है, ठीक है, मैंने आपको बॉयल्स के नियम समझा दिया है। इस बॉयल्स के नियम में हमें क्या है, दाब और आयतन के बीच में एक रिलेशन मिलती है। इस नियम में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जो इसका दाब होता है, जो इसका आयतन होता है, या दाब कह दो या आयतन, कुछ भी, चाहे पहले दाब ले लो चाहे आयतन ले लो, जो हमारे इसका क्या होता है, आयतन होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ दाब को हम P से अथवा V से आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फार्मूला ये आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमें देखना क्या, चॉल्स का लॉ, और इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताने वाला था बॉयल्स के लिए में, तो आप इसके लिए याद करिएगा क्या, बॉयल यानी BIP बॉय, ठीक है। बॉयल्स के नियम में आप क्या करना है, आपको याद कर लें ट्रिक BIP बॉय, ठीक है, BIP बॉय, बॉयल यानी BIP बॉय, ठीक है, बॉयल यानी BIP बॉय, आप इसको ट्रिक्स याद कर सकते हैं। BIP बॉय यहाँ से क्या है, जो हमारा क्या है, इसमें आ जाएगा VIP बॉय। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा इसमें रिलेशन किसकी से बताना हमें, V एंड P, ठीक है, जो हमें इसमें रिलेशन बताना है, इन दोनों के बीच में बताना है। एक ये तो हमारा ये है, दूसरा हमारा P, यानी क्या, V इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1 अपान P, ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। VIP बॉय से आप याद रखिएगा V प्रोपोर्शनल 1 अपान P, ठीक है। अब देखते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या है, जो चार्ल्स का नियम है, जो इसमें जैसे कि मैं डिफिनेशन में आपको दिखा सकता हूँ, और मैं पढ़ के भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन ताप के समानुपाती होता है, बशर्ते दाब नियत रहे। तो इसमें क्या है, जो हमारा चार्ल्स का नियम है, ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट पर आधारित है। इसमें क्या, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, और इस नियम के अनुसार जो आयतन होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, जो हमें यहाँ से हमने देखा कि हमारा ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ओके। तो देखो इस नियम में यहाँ पे क्या दिया गया है, चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है, बशर्ते दाब को नियत रखा जाए, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल T, ठीक है, और इसमें हमारा क्या, P हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है, इतना ये आ गया। अब इसको ऐसे बराबर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा हमारा, ठीक है, कैसे आ जाएगा, V बराबर CT, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब जब हमें इधर T को हम इधर ले आएंगे V के साइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा, V अपान T इक्वल टू C, ठीक है, ये आ गया। और जब हम इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो हम इसमें न्यूमेरिकल यूज कैसे करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल एक सेकेंड गाइस, थोड़ा रबड़ बहुत छोटा है तो वो सही से इरेज नहीं हो पा रहा है। तो हम जब भी हम इसका न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जब भी दोस्तों हम इसका यूज न्यूमेरिकल के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे, V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसके बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो ये हमारा जो है किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फार्मूला पहले लिख दिया है। फार्मूले में क्या है, जो हमारा V समानुपाती है T के, यानी क्या, आयतन समानुपाती है टेम्परेचर के, और आयतन समानुपाती टेम्परेचर के, और जो हमारा क्या है, दाब P हमारा प्रेशर है, इसमें हमारा क्या है, इसमें दाब हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, दाब हमारा क्या, कांस्टेंट है, ठीक है, दाब हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम इसका यूज करेंगे, इस फार्मूले का, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम फॉर न्यूमेरिकल्स हम किसका, इसका यूज करेंगे, अपने इस वाले फार्मूले का न्यूमेरिकल्स के यूज करेंगे। सो चार्ल्स का नियम, एक बार आपको मैं और डिफिनेशन पढ़ के बता दे रहा हूँ। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस का द्रव्यमान का आयतन उसके तापमान के सीधे समानुपाती होता है। इसमें कंडीशन है कि जो इसका प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं गैल-लुसाक का लॉ।
जो इसका है चार्ल्स का, जो हमारा इसमें हमारी जो ट्रिक है, सो चार्ल्स की ट्रिक है क्या है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, ठीक है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, क्या है हमारा चार्ल्स, हम इसमें देख लिया हमने, हमारा जो चार्ल्स, चार्ल्स क्या है टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, ठीक है, चार्ल्स हमारा क्या है टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, ठीक है। हमने यहाँ से देखा टी और वी, हमारा टी एंड वी है, तो इसमें हमारा जो इसमें क्या है, जो रिलेशन है हमारा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में है। सो हम यहाँ से देखते हैं हमारा जो क्या है, जो हमारा वॉल्यूम है वो सीधे टेम्परेचर के समानुपाती हो जाता है, वी समानुपाती टी, ठीक है, ये आ गया। आप इसको याद रखते हैं कि चार्ल्स टीवी देख रहा है, इसकी मदद से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे के अपने नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है गैलुसाक का नियम है। देखो हमने पहले 2 नियम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखो पहला नियम था हमारा बॉयल्स का नियम। हमने बॉयल्स के नियम में क्या है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, इसके बाद क्या है चार्ल्स का नियम में, सो हमने चार्ल्स के नियम में प्रेशर को कांस्टेंट किया। अब जो हमारा तीसरा नियम है इसमें हम क्या है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स है ये प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन्हीं पर आधारित है। सो आप इससे देखें यहाँ पे जो गैलुसाक का है, क्या यह नियम बताता है कि गैलुसाक का नियम है, ठीक है, गैलुसाक का नियम, यह नियम बताता है कि यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए, यदि किसी, इसमें मतलब कहने का मतलब है किसी गैस के आयतन को हम क्या कांस्टेंट रख लेंगे, तो जो हमारा वो आएगा आदर्श गैस का दाब है जो वो ताप के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो गैलुसाक का नियम कहता है कि यदि किसी गैस के आयतन को कांस्टेंट रखा जाए, यानी यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए, तो आदर्श गैस का दाब जो इसके टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा। सो इसमें क्या जाएगा, जो हमारा क्या है प्रेशर, क्या है प्रेशर इसके टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा, तो क्या है पी समानुपाती टी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है हमारी इसमें, जो हमारा वी है, वी इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट। इनमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना, और जो तीसरा है उसको हमें कांस्टेंट कर देना है। जैसे हमने बॉयल के नियम में पी और वी के बीच में रिलेशन निकाला, तो बचा क्या हमारा टी कांस्टेंट हो गया। इसके बाद ऐसे ही हमने चार्ल्स में क्या निकाला, चार्ल्स टी भी देख रहा है, यानी टी और वी, हमने क्या टेम्परेचर और वी के बीच में रिलेशन निकाला, तो हमारा क्या ये पी कांस्टेंट हो गया उसमें। ऐसे ही हमने जो गैलुसाक का नियम है, हमने इसमें पी और टी के बीच में रिलेशन निकालने, इसमें वी हमारा जो क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब जब हम इसके लिए न्यूमेरिकल्स का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर न्यूमेरिकल्स क्या हमारा था पी समानुपाती क्या है टी है, ठीक है। जब हम इसको हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा सी टी, पी इक्वल टू सी टी, यहाँ से आ जाएगा बराबर पी अपान टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल जाएगी। फिर हम इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा क्या जाएगा P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, गैलुसाक के नियम के। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें इसका यूज करेंगे हम वहाँ पे। एक बार और आपको डिस्कशन बता दूँ, यह नियम बताता है कि यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब इसके ताप के समानुपाती होता है। इसका फार्मूला है जो ये, यहाँ से इसका फार्मूला आ गया हमारा, पहला फार्मूला हमारा ये आ गया, ये फार्मूला आ गया। और जो हम न्यूमेरिकल के जो हमें फार्मूला यूज करना तो वो हमारा ये न्यूमेरिकल्स के लिए आ जाएगा। जब भी हमें कभी रिलेशन मिल जाए हमें टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, तब हम इस फार्मूले का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा गैलुसाक का नियम हो गया। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं अपना रेग्नाल्ट का नियम है। हमारे रेग्नाल्ट के नियम में क्या कहा गया है, रेग्नाल्ट के नियम में हमें ये बताया गया है कि एक गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, क्या स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम कांस्टेंट। जो हमारा क्या सीपी और सीबी होती हैं, ये आयतन और तापमान के साथ, ये क्या है तापमान और दाब के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, ठीक है। देखेंगे इसमें हमारा क्या है, जो हमारा क्या है रेग्नाल्ट्स लॉ, ठीक है। हमारा रेग्नाल्ट्स लॉ है, इसमें हमें दिया गया है, इसकी डिफिनेशन क्या देखो, इस नियम में कहा गया है कि एक गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं, रेग्नाल्ट के नियम में क्या है, इस नियम में हमें क्या कहा गया है कि एक गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं सीपी तथा सीबी तापमान और दाब के परिवर्तन के साथ बदलती नहीं है। जहां हमारा सीपी क्या है,
दाब पर विशिष्ट क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट, दाब पर विशिष्ट ऊष्मा नहीं, जबकि ये क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा क्या हमारा, जो हमारा ये क्या है, सीबी क्या है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इसका हो जाएगा हमारा क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चूंकि एक गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं तापमान के साथ भिन्न होती हैं, जो हमारा क्या एक गैस की दो विशिष्ट तापमान के साथ क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, इसलिए रेगनाल्ट का नियम केवल अनुमानित परिमाण देता है। तापमान में वृद्धि के साथ विशिष्ट ऊष्मा में भी भिन्नता के कारण इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के परिणाम में 20% तक भिन्नता हो सकती है। तो हमें क्या है, इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है हमारा क्या है, इतना है। ठीक है, बाकी ये तो फालतू पॉइंट है, आप इसको भी एग्जाम में लिख देंगे तो इससे कोई क्या है कि ना डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है जिसे हमें लिखना ही लिखना, तो हमारा वो मेन पॉइंट कितना, इतना है। ठीक है, इस नियम में हमें इतना ही लिखना है। इस नियम में कहा गया है कि एक गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं सीपी तथा सीपी तापमान और दाब के परिवर्तन के साथ बदलती नहीं है। जहां हमारा क्या है, सीपी क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, और जो सीबी क्या है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं अपना अवोगाड्रो का नियम क्या है। इस नियम में हमें क्या कहा गया है, तो आप लोग देखेंगे जैसे कि अवोगाड्रो का क्या है, अवोगाड्रो का नियम क्या है, यह नियम कहता है कि सभी गैसों की समान मात्रा में क्या है, सभी गैसों की, अवोगाड्रो का नियम, यह नियम कहता है कि सभी गैसों की समान मात्रा में तापमान और दाब की समान स्थितियों के तहत अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यह नियम कहता है कि सभी गैसों की समान मात्रा में तापमान और दाब की समान स्थितियों के तहत अणुओं की संख्या समान होती है। और जब हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे, तो न्यूमेरिकल का सॉल्व करते, तो हम न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहाँ पे मैंने डाल भी रखा है, इसमें मैंने पहले से भी डाल रखा है फॉर न्यूमेरिकल्स। जब भी हमें रिलेशन मिल जाए किसके बीच में, वॉल्यूम एंड क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर्स, यानी अणुओं की संख्या, और जहाँ हमें क्या मिल जाए, और ये मिल जाए आयतन, तो उसके लिए हम क्या इसका यूज करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में क्या हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये बेसिकली क्या होता है, यह किसी गैस की यूनिवर्सल जो हमारा गैस कांस्टेंट है, यह किसी गैस की क्या होता है, स्थिरांक या मोलर स्थिरांक और गैस स्थिरांक। ठीक है, मतलब क्या है, यह जो होता है गैस की सार्वत्रिक स्थिरांक या मोलर स्थिरांक, गैस स्थिरांक और आणविक द्रव्यमान का गुणनफल होता है। जो जैसे कि हम देख लीजिए हमारा क्या, ओके हम यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन क्या है इसमें, यह गैस की सार्वत्रिक गैस स्थिरांक क्या है, यह गैस की सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या मोलर स्थिरांक, यह गैस की सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या मोलर स्थिरांक, गैस स्थिरांक, मोलर गैस, देखो हम या तो इसको कर लेंगे क्या, गैस की, यह गैस की सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, या फिर क्या है, मोलर गैस स्थिरांक, मोलर स्थिरांक गैस स्थिरांक और गैस के आणविक द्रव्यमान का गुणनफल होता है। जहाँ पे हम इसको क्या है, आर यू से हम किसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा क्या है, ये हमारा क्या, यह गैस की सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। ठीक है, गैस स्थिरांक हमारा क्या हो गया, आर। ठीक है, हमारा गैस स्थिरांक क्या हो गया, इसको हम किससे, आर यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर यू से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो हमारा क्या, आर क्या हो गया हमारा गैस का स्थिरांक, और इसका जो का द्रव्यमान का गुणनफल हमारा क्या हो जाता है, एम। ठीक है, तो ये हमारा इसका कुछ नहीं, सिर्फ ये फार्मूला ही आपको इसमें पूरा अपरंपार करवा देगा, इसके डिफिनेशन से, इस फार्मूले से इसका पूरा डिफिनेशन निकल आता है। ठीक है, ओके। सो मैं इसको आप एक बार और अच्छे से रीड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दिया गया, यह गैस की सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या मोलर गैस स्थिरांक, ठीक है, या मोलर स्थिरांक, गैस स्थिरांक और आणविक द्रव्यमान का गुणनफल है, जिसे हम क्या, आर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में आर यू इक्वल टू एम आर। ठीक है, जहाँ हमारा एम क्या है, गैस का आणविक द्रव्यमान है, और आर क्या है, गैस स्थिरांक है। इसे समान रूप में हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको जब हम इसको जनरल फॉर्म में देखेंगे, तो हमारा इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, आर यू इक्वल टू M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ठीक है, M2 R2 आ जाएगा। ऐसे ही बराबर हम कंटिन्यू करके इसको कितना, डैट एन तक, इन्फाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हमने क्या देखा, हमारा जो ये, इसके बाद हम जानते हैं कि पी बी इक्वल टू एम आर टी, यानी क्या, वी नो दैट पी बी इक्वल टू एम आर टी गैस फ्रॉम गैस इक्वेशन से, हमारा ये गैस इक्वेशन से
जहाँ हमारा एम आर, ये जो हमारा एम आर है, एम आर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर यू, ठीक है। देन आई फाइंड, हमने यहाँ पे क्या पाया, ये जो हमारा है एम इंटू आर, ये किसके बराबर है, आर यू के बराबर, किसके, आर यू, ये बराबर है हमारे किसके, आर यू के, ठीक है। ये बराबर हो गया हमारा आर यू के। तब हम यहाँ पे क्या रख दें, आर यू रख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू आर यू टी। अब हमें निकालना है इसके, ये हमारा गैस, जो हमारा ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो हम इसको टेम्परेचर जो हमारा ये टेम्परेचर दिए है टी है जो हमारा, टी को हम इसको यहाँ पे क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे जब इधर आएगा बराबर को तो कैसे ये डिवाइड में आ जाएगा। सो हम इसको देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, जब हमारा क्या है पी बी इक्वल टू आर यू इंटू टी, देन हमारा क्या आ जाएगा, आर यू इक्वल टू पी वी अपान टी, ठीक है। ये आ जाएगा। ये हमारा एक और यहाँ से क्या आ गया, एक और फार्मूला में यहाँ से मिल गया हमें, ये हमें एक फार्मूला मिल गया, आर यू इक्वल टू पी वी अपान टी। इसके बाद हम देखने वाला है हमारी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, क्या है, किसी द्रव्यमान की इकाई, किसी द्रव्यमान की वस्तु का तापमान या किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जो हमारी इसकी जो इकाई होती है हमारी क्या हो जाती है, किलो जूल, किलो जूल नहीं, इसमें क्या है हमारा जूल प्रति किलोग्राम, जो इसकी हमारी यूनिट क्या हो जाती है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है, ठीक है। सभी तरल और ठोस पदार्थों में केवल एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि गैस में 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। नंबर 1 में क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी। दूसरा नंबर हमारा क्या है सीबी, सीपी और सीबी एक गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, ठीक है। एक बार और मैं इसकी आपको डिफिनेशन से क्लियर कर देता हूँ। सो हमें स्पेसिफिक हीट में क्या है, किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु का स्पेसिफिक हीट बोलते हैं हम लोग। इसकी जो हमारी एसआई मात्रक होता है वो जाता है क्या, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाती है, ठीक है। सभी तरल और ठोस पदार्थों में केवल एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, जिनको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी क्या स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद हम देखने वाले हैं, जो हम इसके बाद क्या देखने वाले हैं, हम स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। इसे हम 1 डिग्री के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आगे हमारा क्या स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यह 1 डिग्री के माध्यम से गैस के 1 इकाई द्रव्यमान के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, ठीक है। यह 1 डिग्री के माध्यम से गैस के 1 इकाई द्रव्यमान के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, जब इसका दाब स्थिर हो। यदि स्थिर दाब पर तापमान T1 से T2 तक mkg के द्रव्यमान को उष्मित किया जाता है तो गैस को दी जाने वाली विशिष्ट ऊष्मा, गैस को दी जाने वाली ऊष्मा क्या हो जाती है हमारा Q इक्वल टू, तो हमारी यहाँ पे ऊष्मा हो जाएगी क्या, Q इक्वल टू mCp इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल्टा टी, जिसको हम डेल्टा टी को आगे हम T1 T2 में डिवाइड कर लेंगे, T2 माइनस T1 में, ठीक है। डेल्टा टी आ गया यहाँ पे। और जो इसकी एसआई इकाई में वायु के लिए Cp का मान 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। इसके बाद क्या है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, यह क्या है, यह 1 डिग्री के माध्यम से गैस के 1 इकाई द्रव्यमान के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जब इसका आयतन स्थिर रखा जाए, ठीक है। देखो जो हमारा इसमें दोनों में क्या है, यहाँ तक तो दोनों की डिफिनेशन सेम है। इसके बाद क्या है, जब इसमें क्या पहले वाले में क्या है दाब स्थिर रखे, दूसरे वाले में आयतन स्थिर कर देंगे, ठीक है। यह 1 डिग्री के माध्यम से गैस के इकाई द्रव्यमान के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जब इसका दाब स्थिर हो, जिसे हम बोलते हैं स्थिर दाब विशिष्ट ऊष्मा।
इसके बाद दो हमारे क्या है, स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यह 1 डिग्री के माध्यम से गैस के 1 इकाई द्रव्यमान के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, ठीक है, जब इसका आयतन स्थिर हो। यदि तापमान T1 से तापमान T2 तक स्थिर आयतन में mkg गैस को ऊष्मित किया जाता है तो गैस को दी जाने वाली विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा, इसमें भी हमारा क्या फार्मूला आएगा, Q इक्वल टू mCV इंटू डेल्टा टी। जहाँ हम इसको बाद में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, mCV, हम डेल्टा टी को क्या करेंगे, T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। सो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जो हमारा ये वीडियो है मैक्सिमम 3 या 4 घंटे का होगा, जिसमें हम पूरे 3 चैप्टर कवर कर लेंगे। मैं अगर चाहता तो इसको आपको बोर्ड पे भी करवा देता, लेकिन क्या है कि ना, अगर मैं बोर्ड पे करवाता तो मुझे केवल एक ही चैप्टर को पूरा करने में कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते। सो मैं टाइम को मैनेजमेंट करते हुए मैंने इसका क्या किया, पहले खुद से इसका एक मैंने नोट्स तैयार की, फिर नोट्स की मैंने PDF बनाई, फिर उसके थ्रू आपको मैं कंटेक्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो, जो मैं पूरा बोर्ड में समझाता वही चीज़ मैं आपको यहाँ भी पूरा समझा रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है मैं उसको आपको क्या है लिख के भी समझा रहा हूँ, और ऑलरेडी जबकि नोट्स में लिखा है फिर भी। सो हम इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, हम लोग कहाँ पे आ गए, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा आ गई। यहाँ पे दोस्तों हमारा एक पेज बीच का मिस हो गया है। सो आप लोग घबराएं नहीं, मैं इसको भी करवा दूंगा, इसको मैं पूरा छोड़ ही देता हूँ। ये हमारा क्या था, CP और CB में रिलेशन था। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको पूरा हैंड से टाइप करके बता दूँ, लेकिन आपको समझ में उतना सही से नहीं आएगा। इसको अगर पूरा हैंड से टाइप करके बताऊँगा तो ठीक है, लेकिन मैं इसको करवा दूंगा। इस लेक्चर के लास्ट में CP और CB महीने में रिलेशन करवा ही दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको अभी के लिए कृपया करके लीव कर दें, क्लास को नहीं लीव करना, इस टॉपिक को लीव करना, ओके। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या जनरल गैस इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जनरल गैस इक्वेशन में इसमें देखते हैं जो हमारा, देखो जनरल गैस इक्वेशन है, ये अगर एग्जाम में आएगा तो आपके कम से कम 5 नंबर का आएगा। एक ये जनरल गैस इक्वेशन और एक क्या है, CP माइनस CB में रिलेशन। दो में से कोई एक आने के चांसेस मोस्टली हैं। अगर कोई भी आता तो वो मैक्सिमम 5 नंबर में आएगा, मिनिमम भी 5 ही नंबर में आएगा। या तो 1 नंबर में पूछ लेगा रिलेशन क्या है इनमें, तो आपको डायरेक्ट लिख देना CP माइनस CB इक्वल टू R, ठीक है। गैस इक्वेशन पूछ लेगा तो PV इक्वल टू MRT, ओके गाइज। सो इसमें हम देखते हैं हमारा जनरल गैस इक्वेशन क्या है। सामान्य गैस समीकरण क्या है, सामान्य गैस समीकरण इस तथ्य पर विचार करके लिया गया कि सभी चर अर्थात दाब, ताप, आयतन एक साथ बदलते हैं, ठीक है। जो हमारा सामान्य गैस समीकरण है ये विचार करके लिया गया, इस तथ्य पर विचार करके लिया गया है कि सभी जो हमारा कांस्टेंट जो चर होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं, दाब हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, ये एक साथ ही बदलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायल्स के नियम। तो हमारा बायल्स ने क्या नियम दिया था, ट्रिक से याद करो, BIP बॉय, ठीक है, BIP बॉय, आई को मारो गोली, बचा हमारा क्या V एंड P। इसमें क्या हमारे रिलेशन किसमें, V और P के बीच में, तो क्या हो जाएगा हमारा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम जब बोलते तो हमें 1 बाई की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो हमारा क्या है बॉयल्स का नियम, ठीक है। हमें इस नियम में, तो बॉयल्स का नियम जो हमारा है, ठीक है, ओके। बॉयल्स के नियम में हमें दिया गया है यहाँ पे V प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या है 1/P, ठीक है, 1/P आ गया, ठीक है। बॉयल्स का नियम है, ये हमारा बॉयल्स का नियम आ गया। तो हम यहाँ से इसको हम अपना मान लेंगे, हमारा समीकरण 1 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बॉयल्स का नियम हो गया। इसके बाद बॉयल्स के नियम के बाद चार्ल्स ने हमारा क्या नियम दिया था, चार्ल्स ने क्या बोला था हमने, चार्ल्स टीवी देख रहा है, क्या चार्ल्स हमारा टीवी देख रहा है, यानी जिसका हमारा रिलेशन है और वो T और V के बीच में होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ल्स का नियम क्या है हमारा, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। जो हमारा चार्ल्स का नियम क्या है, ये V प्रोपोर्शनल T है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा हमारी इक्वेशन और 2 हो गई, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, हम समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, देखो इनके हमारे जो लेफ्ट हैंड है बराबर, तो हम क्या है राइट हैंड को भी इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऐसे देखते हुए हम इसे देखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो V यहाँ से हमने देखा ये हमारी समीकरण 1 और 2 हो गए, ठीक है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो तो हम यहाँ पे देखा हमारा v प्रोपोर्शनल क्या है, ये t है ना, तो क्या जाएगा t अपान p। हमने यहाँ से हमारा इतना पा लिया, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका में ये जो सिंबल है हमारा प्रोपोर्शनल का, इस सिंबल को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल टू सी टी अपान पी, ठीक है। यह हमारा आ गया। जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब हम इस p को क्या, जो हमारा ये p आया था, p को ऊपर ले जाएंगे इधर तो क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, पी बी इक्वल टू सी टी, ठीक है। पी बी इक्वल टू ओके, यहाँ पे हमने देखा हमारा क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू सी टी, पी बी इक्वल टू सी टी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सी टी हम इसके बाद हम देखते हैं इसमें आपको, ठीक है। हम यहाँ तक हमने अपना कल पी बी इक्वल टू सी टी, जहाँ क्या है, जहाँ पर हमारा इसमें क्या है, जो हमारा सी क्या है, सी ए क्या कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसका मान गैस के द्रव्यमान और अन्य गुणों पर निर्भर करता है। और क्या है, यदि v गैस के इकाई द्रव्यमान का, यदि v गैस के इकाई द्रव्यमान का आयतन हो तो उपरोक्त स्थिरांक हम c को क्या r भी लिख सकते हैं, जो हमारा c है हम इसको किस में, r में भी अपना क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। पी बी इक्वल टू आर टी कर लेंगे हम, ये आ गया हमारा पी बी इक्वल टू आर टी आ गया। जहाँ हमारा आर क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, मतलब क्या, चारित्रिक गैस स्थिरांक है, ठीक है। यह आ गया हमारा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू पी वी अपान टी, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें अब देखेंगे हम आगे, ये चीज़ आ गई ना हमारा, ये आ गया हमारा, ठीक है। और जब हमें अगर पाथ 1 से 2 मिल जाए इसी में ही, क्या एक से 2, ये हमारा क्या पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 से हमें जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा पी बी, ठीक है, पी बी वन अपान टी और बराबर पी टू वी टू अपान टी टू इक्वल टू क्या आर आ गया, ठीक है। देन हमारा क्या आ गया यहाँ पी बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। जहाँ हम क्या है, वी है जो हमारा, इसको क्या हम स्पेसिफिक कर लेंगे तो हमारा क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है हमारा, वॉल्यूम अपान मास, ठीक है। वॉल्यूम अपान मास हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम अपान मास हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम क्या है, इसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे, वी की जगह पे इसका हम क्या है विशिष्ट आयतन ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम विशिष्ट आयतन इसका लेंगे तो आ जाएगा पी वी अपान एम इक्वल टू आर टी। देन हमारा क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। पी बी इक्वल टू एम आर टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। पी बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एम आर टी आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारी यही है हमारी क्या होती है, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, ये हमारी होगी जनरल गैस इक्वेशन। सो एक बार इसको मैं और आपको पूरा शुरू से समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा और रिड्यूज कर दूँ तो आपको पूरा दिखाई देगा, तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या इसमें दिया गया है, जो हमारा जनरल गैस इक्वेशन ये क्या है, सामान्य गैस समीकरण इस तथ्य पर विचार करके लिया गया है कि सभी चर अर्थात दाब, ताप, आयतन एक साथ बदलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बॉयल के नियम लगाएंगे। बॉयल्स के नियम के अनुसार V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P, ठीक है। हमारा ये जो है आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम चार्ल्स का नियम लगाएंगे, जो हमारा क्या आयतन होता है डायरेक्टरी किसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है, VT आ जाएगा। फिर हम समीकरण 1 और 2 लेंगे, जहाँ पे मिल जाएगा हमें V प्रोपोर्शनल T अपान P, ठीक है। इसके बाद हम इसको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए क्या हम एक कांस्टेंट लेंगे, हमारा आ जाएगा पी बी इक्वल टू सी टी, जहाँ हमारा C क्या है, जहाँ C हमारा एक स्थिरांक है जिसका जो हमारा क्या मान है गैस के द्रव्यमान तथा अन्य गुणों पर निर्भर करता है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर ले, यदि V गैस के इकाई द्रव्यमान का आयतन है, जहाँ पे हमारा यदि V गैस के इकाई द्रव्यमान का आयतन है तो उपरोक्त C को हम R के रूप में भी हम लिख सकते हैं, जहाँ हमारा R क्या है चारित्रिक गैस स्थिरांक है, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देन हो जाएगा पी बी इक्वल टू आर टी, जहाँ हम क्या है
पी बी अपान टी इक्वल टू आर कर सकते हैं। फॉर इसके लिए पी वन अपान पी वन इंटू वी वन अपान टी वन बराबर पी टू इंटू वी टू अपान टी टू इक्वल टू आर, जहाँ हमारा क्या आ जाएगा पी बी इक्वल टू आर टी, जहाँ पे ये हमारा वी है, वी को हम क्या कर लेंगे स्पेसिफिक वी कर लेंगे तो वी अपान एम आ जाएगा। देन हमारा जो पी बी इक्वल टू एम आर टी। इसके बाद जहाँ हमारा इस पे देखेंगे हमारा जहाँ पी प्रेशर है, वी वैल्यूम है एंड एम मास है एंड आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट एंड टी क्या टेम्परेचर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर अभी नहीं, इसमें हमारा अभी एक छूटा हुआ है, एक टॉपिक है जो हमारा क्या है सीपी और सीबी, तो अब हम उसको देखेंगे सीपी और सीबी को। ओके गाइज।